आप अपने सक्सेस का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? हर 5 से 10 बच्चों पर एक टीचर थे जिनका काम गार्जियन की तरह था। कोई ऐसा याद या फिर लेसन जो कि आपके पेरेंट्स से या किसी से मिला हो? टाइम बिजनेस में ही कितने सारे आइडियाज बहुत फेल किया जिसमें हमने पूंजी लगाया, समय लगाया, कुछ भी वर्कआउट नहीं हुआ। हम लोग भी इतने छोटे से बिजनेस में ही 2-3 बार बैंक्रप्सी के करीब पहुंच चुके हैं। कुछ लोग जो कि आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी वो आपके लिए काम करते हैं। आज के ज़माने में अगर मुझसे कोई अगर नर्क का परिभाषा पूछे तो वो बेरोजगारी है। छोटे शहरों से आने वाले यंग प्रोफेशनल्स के लिए आपका क्या सुझाव है कि अगर वो भी ऐसे आपके जैसे जर्नी पे जा करके और सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो? सबसे बड़ा फेलियर ये नहीं कि वो कोई चीज खो देता है, सबसे बड़ा फेलियर तब है जब आप अपना आत्मबल और आत्मविश्वास खो देते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आपको लग रहा हो कि नहीं अब आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं? वो तो कितनी बार आया है। अगर आपको फिर से आपके कॉलेज टाइम में ले जाया जाए और आपको बोला है कि हाँ यही जर्नी आपको फिर से स्टार्ट करना है, तो ऐसा कौन सी गलतियाँ होंगी आपकी लाइफ की जो कि आप दोबारा दोहराना नहीं चाहेंगे? गांव से उठ करके बिहार के, मैं शहर में भी नहीं रहा और सीधे त्रिची होते हुए बैंगलोर पहुंच करके विदेशों से लेके भारत के अंदर इतना बिजनेस किया हूं, तो आप भी कर सकते हैं। मैं कृष्णा, आज के पॉडकास्ट का होस्ट। हमारी इस पॉडकास्ट का मकसद है कि कैसे आप लोगों को सक्सेसफुल लोगों के माइंडसेट और उनकी लाइफ की इंस्पायरिंग जर्नी के थ्रू लेके जाया जाए। तो आज के हमारे गेस्ट अजय सर हैं, जो कि फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं सुपर सेवा के। आप लोगों को इनके लाइफ की जर्नी के थ्रू लेके चलेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे इन्होंने छोटे से गाँव से निकलकर और इतनी सारी सक्सेसफुल कंपनीज को सेटअप किया। चलिए उनसे मिलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, और बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ और आपका बेसिक एजुकेशन ये सब कहाँ से हुआ? मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, जहां मैं अपने जीवन के बारे में लोगों से अपने अनुभवों को साझा कर सकूं। मेरा जन्म बिहार में मुजफ्फरपुर में हुआ था और हम लोग का गांव वहाँ पे पैतृक निवास खासपट्टी दुनाथपुर है। और मेरे पिताजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो जिस समय मेरा जन्म हुआ वो एलएन कॉलेज भगवानपुर, जो मुजफ्फरपुर पटना रोड पे है, वहाँ पे प्रोफेसर थे। तो मेरी बेसिक पढ़ाई भगवानपुर में ही हुई है, हाई स्कूल तक। उसके बाद मैं इंटरमीडिएट, जो अब 10+2 कहलाता है, वह एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर से उसकी किया। उसके बाद बिहार एंट्रेंस इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट लिख करके मैं इंजीनियरिंग करने आरईसी त्रिची चला गया, जो अब एनआईटी त्रिची कहलाता है। वहाँ से मैंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की, सत्र 1992 से 96 तक। और उसी दरमियान बहुत से जीवन के पहलुओं के बारे में जानकारी मिली, क्योंकि गांव से उठकर मैं मुजफ्फरपुर भी बहुत बड़ा शहर उस समय नहीं था, और वहाँ से त्रिची पहुँच करके पूरे भारत वर्ष के सभी लोग जगहों से बच्चे आए हुए थे और कुछ विदेशी छात्र भी आते थे फॉरेन कोटा से। तो एक जीवन का बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस रहा, पढ़ाई के अलावा भी। आपकी एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? इसके पीछे की कहानी क्या है? जहाँ तक एंटरप्रेन्योरशिप बनने की बात है, तो यह एक कोई फैक्टर नहीं था, उसमें बहुत सारे फैक्टर थे। जैसे हम लोगों का जो परिवार था वह बेसिकली एक खेतीहर परिवार था, जहाँ की एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। और मेरे पिताजी, आप कह सकते हैं कि वो अपवाद थे घर में, जो पढ़ लिख करके प्रोफेसर हो गए थे। तो हम लोग जनरली छुट्टियों में जब गांव जाते थे तो देखते थे कि खेत में पैदावार होती थी और उसको बेचा जाता था, और उससे जो इनकम होता था वो काफ़ी ज़्यादा था देन किसी की सैलरी उस ज़माने में होती थी। और मैं घर में बहुत भाई बहनों, मतलब हम लोग का एक साझा परिवार था। उस साझा परिवार में मैं सबसे छोटा था अपने कजिन और भाई बहनों के बीच में। तो मेरे को शांति से एक नोटबुक पकड़ा दिया जाता था और बोला जाता तुम लिखो जितना पैदावार हुआ, कितना में बिका, और सब बच्चे खेलने चले जाते थे।
तो मैं छोटा बच्चा था, तो मैं अपना आज्ञाकारी बच्चे की तरह नोटबुक में पूरा दिन लिखते रहता था। तो चूँकि मैं खेत मतलब उस पैदावार का कॉस्ट कितना हुआ और उसका सेलिंग प्राइस क्या है, कितना प्रॉफ़िट हुआ, उसको मैं लिखता था, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि ये बहुत ही मतलब आप इतना पूँजी लगाइए और इससे इतना रिटर्न आता है। तो उसका एक बेसिक समझदारी हो गई थी, तो कहीं पे वो भी दिमाग में था कि और उस ज़माने में हमारे खेत में कम से कम 40 से 100 मज़दूर हमेशा काम करते रहते थे। तो उनका भी मैं प्रोडक्टिविटी टाइप से मेज़र करने के लिए चाचा मेरे घर में मेरे पिताजी से बड़े थे, तो जी। वही सारा चीज़ मतलब मेन उनका डिसीज़न रहता था हर चीज़ में। तो वो ये भी मेज़र करने के लिए बोलते थे कि इतना मज़दूर कौन मज़दूर कितना काम किया। तो बाद में अगर मैं लुक बैक करता हूँ तो एक चीज़ मुझे समझ में आया कि कितना किसी चीज़ में पूँजी लगता है, क्या उसका सेलिंग प्राइस होता है और सबसे बड़ा जो मज़दूर की प्रोडक्टिविटी दिमाग में बैठी हुई थी। उसके बाद ये कहिए कि ये दिमाग में आपके सबकॉन्शियस लेवल पे था, कोई समझदारी नहीं थी। तो जब मैं त्रिची पहुँचा तो वहाँ पे कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं था कि एंटरप्रेन्योर बनना है। जी। वहाँ तो सब बच्चे चले जाते थे या विदेश नौकरी के लिए या हायर एजुकेशन के लिए। और कॉलेज में एक कहिए क्लब था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्लब, जिसके जो प्रोफ़ेसर थे, उनका काम था बच्चों को आइडेंटिफ़ाई करना जिसको इंडिया में रोका जा सके, जी। किसी ढंग से इमोशनली जी। कुछ बातचीत करके। तो वो हर बच्चे में मतलब हर टीचर से पूछते रहते तुम्हारे क्लास में कौन बच्चा है जिसको मैं रोक सकता हूँ? तो मेरे टीचर ने उनको बताया होगा। तो वो बताया कि ये प्रोफ़ेसर का लड़का है और इसके दोनों वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था कि हर बच्चे के लिए 5-10 बच्चे पर एक गार्जियन टीचर होते थे। वो ज़रूरी नहीं कि वो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहे हों, उनका काम था कि आपके इमोशनल वेल-बीइंग को मेंटेन रखना क्योंकि बच्चे आते थे, बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट था, कुछ बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते थे, कुछ बच्चे जैसे हम लोग के जैसे बच्चों को थोड़ी हीन भावना भी थी कि हम लोग को अंग्रेजी बहुत अच्छे से नहीं आती थी। तो और घर से दूर बच्चे होमसिक फील करते थे। तो ये सब देखने के लिए एक टीचर हर 5 से 10 बच्चों पर एक टीचर थे जिनका काम गार्जियन की तरह था। वो अपने घर में बच्चों को बुलाते थे, खाना खिलाते थे, पूछते रहते थे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो वो उनको सब पर्सनल लाइफ पता रहता था बच्चों का। तो हमारे जो गार्जियन टीचर थे उनको बताया कि इसके दोनों साइड पेरेंट्स के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं ये फ्रीडम फाइटर थे। ये थोड़ा-सा देश और छोटे जगह से आने पर उस समय थोड़ा देशभक्ति का हम लोग गाना-वाना सुनते थे, थोड़ा जुनून भी था। तो वो केपी मोहम्मद सर बुलाए, बोले कि हम लोग का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल है, जॉइन कर लो। तो हम बोले सर इसमें करना क्या है? तो बोले करना कुछ नहीं इसमें सीखना है। और क्लब जैसे रोटरी क्लब था, रोटरैक्ट क्लब था, लियो था, यूनेस्को उसमें बच्चों को काम करना होता था। जी। हमको थोड़ा उतना इंटरैक्ट करने में शर्म आती थी क्योंकि उतना हम लोग को फ्लुएंट इंग्लिश बोलने नहीं आता था। जी। और सारे बच्चे बहुत बड़े-बड़े शहर से इंग्लिश मीडियम स्कूल के थे। तो इसमें था कि काम करना नहीं था, सिर्फ़ ट्रेनिंग अटेंड करना था। तो ये लगा कि चलो ये ठीक है। इसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, सीखना है। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल में उन्होंने मतलब जो फॉर्मल ढंग से एक समझिए एक पैरेलल ट्रैक चला 3 साल। जी। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में कि आप एंटरप्रेन्योरशिप एक वायबल ऑप्शन है आपके लाइफ में और उस ज़माने में वीसी या पीई का कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं था, ह एटलीस्ट हम लोग नहीं सुने थे। तो बैंक से उनका टाई अप था, एसबीआई, एक्सिम बैंक और ये सब से। तो वो पूरा बिज़नेस प्लान कैसे बनता है, कैश फ्लो एनालिसिस कैसे करते हैं, प्रोडक्टिविटी कैसे मेज़र करते हैं, कोई भी बिज़नेस क्यों फेल हो जाता है, उसका बहुत सारा केस स्टडीज़ और फिर सक्सेसफुल बिज़नेसेस का और हमारे कॉलेज से जितने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे, उनके जर्नी के बारे में उनको बुलाते थे, वो शेयर करते थे। फिर हम लोग के कॉलेज के अंदर ही एक स्टेप ट्रैक था, तो जब उस ज़माने में उतना आईटी तो न्यू चीज़ थी, तो वो कितने मैकेनिकल, केमिकल जो कंपनीज़ खुली, उनको जी। शेड दिया जाता था कॉलेज के अंदर ही, वर्कशॉप्स थे। जी। वो बाहर नहीं जाते थे और पूरा जब प्रोटोटाइप बन जाता था और जब पूरा फंडिंग बैंक देने के लिए तैयार होता था, तब वो कॉलेज के बाहर जाते थे। तो वो सब हम लोग को देखते-देखते लगा कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और उम, हम मुझे उतना विदेश जाने की समझदारी शायद नहीं थी या शौक नहीं था, आई डोंट नो। जी।
तो जीआरई वारी मतलब ये सब हुआ, फिर हुआ कि ये सर सही कह रहे हैं। फिर मैंने नॉवेल जस्ट ज्वाइन किया कॉलेज में कैंपस इंटरव्यू से। तो बाद में केपी मोहन सर का फोन आया, अजय तुम क्या कर रहे हो बैंगलोर में? हम बोले सर जॉब ज्वाइन कर लिए। तो ही वॉज बिट डिसअपॉइंटेड जी। कि ये बंदा जॉब क्यों ज्वाइन कर लिया। तो उस समय ट्रेनिंग चल रही थी। जी। तो बोले कि तुम्हारा एंटरप्रेन्योरशिप का क्या हुआ? मैं बोला सर सोच रहा हूँ। तो बोले सोचते ही रह जाओगे। तो मैं सोचने लगा। उसी बीच में नॉवेल में एक जो सीनियर थे उन्होंने लैंडमार्क फोरम के बारे में बताया। तो लैंडमार्क फोरम में क्या था कि आप अपने लाइफ के बारे में इंक्वायर करते हैं, मतलब सिर्फ अपने कौशल या पढ़ाई के बारे में नहीं, मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो उसको उस कोर्स को करने के दरमियान भी मैंने अपने आप को पहचाना कि मैं अपना काम करने में ज़्यादा शायद खुश रहूँगा, भले ही पैसा कमाऊँ या ना कमाऊँ। और सर भी कह रहे हैं कि हेल्प करेंगे कि फंडिंग कहाँ से आएगा, क्या नहीं आएगा। तो 3 दिन के कोर्स के बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया। तो जब वहाँ रिजिग्नेशन सबमिट करने गए तो कंपनी को लगा कि मैं ज़्यादा सैलरी के लिए रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो मेरा सैलरी सीधे 80% बढ़ा दिए। जी। तो इट बिकेम वेरी लुक्रेटिव। फिर मैं 2 दिन सोचा, मैं कहिए स्लीपलेस नाइट टाइप का, फिर लगा कि नहीं ये सैलरी के चक्कर में पड़ना है। और एक मैं फेमस कोट सुना था कि अमेरिकन किसी प्रेसिडेंट ने कहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में के बाद, और मेरे पिताजी इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, तो वो हमेशा एक बात बोलते थे कि नौकरी करके कोई भी आदमी रिच नहीं बन सकता है। वो अच्छे से कमा खा सकता है, अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, वो कभी रिच नहीं बन सकता है। रिच सिर्फ कैपिटल फॉर्मेशन, न्यू आइडियाज और बिजनेस में होता है। या तो सरकार अपना प्लान्ड इकोनॉमी करे या कैपिटलिस्ट सिस्टम में इंडिविजुअल करे। तो ये सब थोड़ी बेसिक समझदारी उनसे सुनते सुनते आ चुकी थी। और इधर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल में भी टीचर ने बताया था। तो मैंने फेमस सुना था कि अमेरिका का 3 सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एडिक्शन, सेक्स, ड्रग और सैलरी है। और उस प्रेसिडेंट ने कहा था कि सबसे बड़ा एडिक्शन सैलरी है। और ये इससे जब तक लोग नहीं उभरेंगे तब तक अमेरिका का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। तो मैं सोचा कि मैं भी इसी एडिक्शन में फंसने जा रहा हूँ। ये सैलरी अब 80% कंपनी ने बढ़ा दिया। और सोचिए कि आप कॉलेज से ज्वाइन किए हैं, 2 महीना आपका ट्रेनिंग भी नहीं कंप्लीट हुआ है और 80% रेज मिल जाए तो आप थोड़ा उस एज में कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर मैंने सॉर्ट आउट किया। मैं कहा कि नहीं, जाके अपने जो बॉस थे उनको बोला कि मैं रिलीव कर दीजिए। तो बोले रिलीव कैसे करेंगे तुमको, तुम तो कुछ किया ही नहीं। तो हम बोले हाँ सच में कुछ नहीं किया, इसलिए आज ही छोड़ दीजिए। फिर भी बोले नहीं नहीं, कंपनी का फॉर्मेलिटी है, तुमको 2 महीना आना पड़ेगा। तो किसी ढंग से वो डेली अटेंडेंस देने जाते थे, वो बेचारे 2 महीने का सैलरी भी अलग से दे दिए। और वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई। तो सर को मैंने फ़ोन किया। तो सर बोले कि देखो एक जिम बैंक है बैंगलोर में, उनके जो ब्रांच मैनेजर हैं उनसे जाके मिलो। तो मैं वहाँ गया। तो मुझे रिसेप्शन पे ही रोक दिया गया। और एग्जिम बैंक का जो बॉस होता था उस समय भी और आज भी बहुत बड़ा पोजीशन है। तो थोड़ी देर में मुझे लगा कि क्या करूं। तो मैंने एक पेपर पे लिख के दिया रिसेप्शनिस्ट को कि आप ये जाके दे आइए कि केपी मोहम्मद के रेफरेंस से ये मैंने आरिसी त्रिची का बच्चा मिलने आया है। तो जैसे ही वो जाके दी, वो सीधे ब्रांच मैनेजर थे डीजी प्रसाद, बहुत बूढ़े टाइप के। वो आ गए कि ओके केपी मोहम्मद है सेंट यू, ओके ओके। और उसके बाद उन्होंने बातचीत की और विदिन मतलब उन्होंने कुछ बिजनेस प्लान मांगा, और जिसकी हम लोग को 3 साल एकदम ग्राउंड करके सिखा दिया गया था। मैंने 1 सप्ताह के बाद उनको बिजनेस प्लान दिया। तो बिजनेस प्लान में मैंने जो भी जरूरत बताई कि मुझे 2.5 करोड़ रुपया चाहिए और मैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी खोलना चाहता हूँ। तो वो सीधे साइन कर दिए और सैंक्शन कर दिए। और बाद में बोले अजय तुमको और भी पैसा चाहिए होगा तो आके बन लो। तो मैं थोड़ा देर विस्मित रह गया। फिर मैं देखा कि ओके गुरुदेव की कृपा है। और आज शायद इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे तो ये 10 गुना होगा, 25 करोड़ के इक्विवेलेंट होगा। और वो भी 6-7% पे हमको पूंजी मिल गई, जिससे कि हमने उस कंपनी को सेटअप किया। और बाद में कुछ पार्टनर हमारे आईटीएन फ्रेंड थे, वो लोग ज्वाइन कर लिए। तो यहीं से आया। तो वहां से हम नौकरीहारा से एक एंटरप्रेन्योर बन गए। और शायद बहुत समझदारी नहीं थी।
अगर वही काम करना पड़े तो आज 10 बार सोचूंगा। उस समय कुछ सोचने के लिए ज्यादा था नहीं, और ना अकल और ना बहुत ज्यादा चीज, तो उसमें कूद गया। आपकी बचपन का कोई ऐसा याद या फिर लेसन जो कि आपके पेरेंट्स से या किसी से मिला हो, जो कि आप अभी भी फॉलो करते हैं अपने लाइफ में? हाँ, देखिए हमारे पिताजी तो बहुत पैसा हम लोग को नहीं दिए, लेकिन एज ए गार्जियन, एज ए मतलब पिताजी मेरे लिए सिर्फ पिता ही नहीं थे, एक टीचर भी थे। क्योंकि बिहार की सामाजिक स्थिति उस समय खराब थी, तो स्कूल हमेशा बंद ही रहता था। जी। कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड, कभी हिंदू मुस्लिम का झंझट में। तो एक्चुअली देखिए, तो मेरी शिक्षा पिताजी के गोद में ही हुई है। तो जी। वो मतलब 10वीं तक वही पढ़ाए। तो जो भी वो एक कल्चर इंस्टिल किए वही मेरे अंदर रहा। तो उसमें एक सबसे बड़ा चीज वो बोलते थे कि टाइम, उनका जैसे वो खाना भी टाइम देख के खाते थे। जी। उनको भूख तो वो आदत मुझ में भी आ गया कि भूख लगी है नहीं लगी, खाना भी हम टाइम देख के करेंगे। पढ़ने का टाइम है तो पढ़ेंगे, मतलब वो खेलने का टाइम है तो खेलने जाएंगे। वो कल परीक्षा भी है तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। बच्चा खेलने जाएगा क्योंकि खेलने का टाइम है। तो हर चीज को थोड़ा टाइम बाउंड करने का जो बचपन से आदत लग गया, तो वो अभी भी है कि अगर सोने का टाइम है तो सो जाएंगे। मतलब उसका टेंशन नहीं लेंगे कि कल क्या है होने वाला है। जब आप पढ़ाई कर रहे थे, जब आप अपने ग्रेजुएशन में थे, तो उस टाइम में कोई ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो कि आपको झेलना पड़ा हो या फिर सब कुछ ठीक था? नहीं, फिनेंशियली मतलब हम लोग हो सकता है बेंगलोर बॉम्बे के हिसाब से रिच फैमिली नहीं रही हो, जी। लेकिन बिहार के हिसाब से हम लोग काफी वेल ऑफ फैमिली थे। जी। तो फिनेंशियल कोई वैसा नहीं था कि चैलेंज था। जी। और कभी ये नहीं दिमाग में आता था कि रोटी कपड़ा मकान कहाँ से आएगा। जी। ये चिंता से मुक्त थे हम लोग। शायद ये भी एक रीजन रहा हो कि जब एंटरप्रेन्योरशिप में कूद रहे थे तो उस समय ये डर नहीं था कि कल क्या होगा। जी। सो हर सक्सेसफुल इंसान के लाइफ में एक ना एक फेल्योर होता है जो कि उसे बहुत बड़ा सबक दे के जाता है। क्या आपके लाइफ में ऐसा कुछ रहा है? फेलियर का तो लंबा लिस्ट है। फिर भी कुछ एक ऐसा कोई हाइलाइटेड पॉइंट? तो फेलियर का तो देखिए, अगर आप बिजनेस में ही कितने सारे आइडियाज बहुत फेल किया, जिसमें हमने पूंजी लगाया, समय लगाया, कुछ भी वर्कआउट नहीं हुआ। पर्सनल लाइफ में भी जैसे बहुत सारा चीज हम लोग करना चाहते थे, नहीं कर पाए सामाजिक लेवल पे। तो फेलियर तो हमेशा रहता है। और अगर हमसे पूछिएगा इतना दिन के अनुभव में, तो एक सक्सेसफुल आदमी भी बहुत कम सक्सेसफुल होता है। अगर वो 10 आइडिया पे काम करता है तो 2-3 आइडिया ही वो सक्सीड करता है, रेस्ट वो फेल करता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि वो फेल करने के बाद भी वो रेजिलियंस रहता है कि हमको फिर से उठना है, और वो उठ जाते हैं। जी। जैसे आप जेफ बेजोस कहीं देखिए, तो अमेज़न में एक समय था कि ब्रस्ट विथ बैंक्रप्सी। जी। और हम लोग भी इतने छोटे से बिजनेस में ही 2-3 बार बैंक्रप्सी के करीब पहुंच चुके, फिर उससे रिवाइव किए हैं। तो डिफरेंस यही रहता है कि आप रिवाइव करते हैं। तो मतलब सबसे बड़ी क्वालिटी अगर आप मुझसे पूछे किसी एंटरप्रेन्योर के लिए, वो रेजिलियंस है, न कि उसका कॉम्पिटेंस है। आपको कॉम्पिटेंस फॉर हायर है हमेशा। आप कॉम्पिटेंट आदमी हायर कर लीजिएगा जो आपसे ज्यादा कॉम्पिटेंट होगा उस काम के लिए। जी। और मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग हमसे बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं पर्टिकुलर एरिया में। हाँ, जी। मैं उतना कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। तो एज ए एंटरप्रेन्योर आपका जॉब है म्यूजिक कंपोजर की तरह। आप इंडिविजुअल पियानो बेटर नहीं बजाइएगा पियानो बजाने वाले से या तबला बजाने वाले से। आपको ऑर्केस्ट्रेट म्यूजिक करना है। और दूसरा रेजिलियंस, कि आप रिस्क को हैंडल करने की गारंटी आप देते हैं, आपके एम्प्लॉय नहीं लेते हैं। तो इसलिए एक नहीं, बहुत सारे फेलियर हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग जो कि आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी वो आपके लिए काम करते हैं सैलरी पे। तो ऐसा क्या है जो कि उन्हें रोकता है एंटरप्रेन्योर बनने से? वही कहना कि एक तो फियर ऑफ फेलियर, जी। मोस्ट ऑफ द आदमी को फेल करने से बहुत ज्यादा डर लगता है। जी। और दूसरा है कि रिस्पॉन्स टू फेलियर। जैसे एक तो फियर है फेलियर का, और जब फेल किए छोटे स्केल पे या बड़े स्केल पे, तो उनके अंदर का जो साहस है वो नहीं जुटा पाते हैं उठने का। जी। उसके बाद वो सोचते हैं कि अब कोई काम ही नहीं किया जाए जिसमें कोई रिस्क हो। जी। तो
तो वो हमेशा मतलब एक छोटा सा एरिया में ही प्ले करने लग जाते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ाते। आप अपने लाइफ का रोल मॉडल किसे मानते हैं? देखिए, मैं जब सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट किया तो उस समय नास्कॉम में बहुत एक्टिव रहते थे, जी। और उस समय नास्कॉम या में प्रेम जी, नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकनी जी बहुत टाइम देते थे। जी। तो प्रेम जी बहुत ज्यादा टाइम देते थे, तो उसमें बहुत सी बातें प्रेम जी बोलते थे, वो बहुत मुझे प्रभावित किया। शायद वो उनको याद भी नहीं होगा कि वो कभी हमसे मिले हैं, मैं उनसे बहुत बार मिला हूँ जी। पर्सनल लेवल पे भी। तो और देखिए कि प्रेम जी के लाइफ में ट्रेजेडी, वो उनका बिजनेस ट्रेजेडी से स्टार्ट हुआ था कि उनके पिताजी बीच में मर गए थे और वो अपनी पढ़ाई अमेरिका से छोड़ के आ गए थे। और एक फादर के मतलब सोचिए, आप कॉलेज में हो और आपके पिताजी मर जाए, तो कितना बड़ा रेजिलियंस चाहिए उससे उठने के लिए। जी। तो और उसके बाद विप्रो का जो मॉडल था, उन्होंने सारे एम्प्लॉय को एम्पावर किया, वो अकेले पार्टनर थे, कोई और नहीं था। तो इसलिए सारे एम्प्लॉय को पर ट्रस्ट करके और उनसे काम करवाना एक बहुत बड़ी कला है। तो मैं उनके इस कला का बहुत मतलब प्रशंसक रहा हूँ, आदर्श की तरह, कि कैसे काम कराया जाए एक पर एक कॉम्पिटेंट आदमी से, न कि सब काम अपने से करने की कोशिश किया जाए, और एम्प्लॉय पर को ट्रस्ट करने के साथ साथ कैसे चेक एंड बैलेंस लगाया जाए जिससे कि वो भी डेविएट ज्यादा नहीं कर पाए। तो वो जो हमेशा सिक्स सिग्मा के बारे में बोलते थे, विप्रो सॉफ्टवेयर कंपनी में पहली कंपनी थी मेरी जानकारी में जो सिक्स सिग्मा मॉडल की तरफ बढ़ी क्वालिटी में। तो वो सब के कारण ये सिक्स सिग्मा मॉडल होता क्या है? वो क्वालिटी मैनेजमेंट करने का प्रोसेस है कि मतलब कितना कम डिफेक्ट हो, मिलियन मतलब स्टेप्स में 10 लाख स्टेप में मात्र 3 मिस्टेक्स होगा या 6 मिस्टेक होगा, तो उसके लिए ये सिक्स सिग्मा मॉडल पे एयरक्राफ्ट इंजन काम करते हैं, एयरलाइंस काम करती है। तो आज के ज़माने में अगर मुझसे कोई अगर नर्क का परिभाषा पूछे तो वो बेरोज़गारी है, ठीक है? क्योंकि अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आप बाहर छोड़ दीजिए, आपके घर में भी इज़्ज़त नहीं मिलता है। तो और आप बिहार से बिलॉन्ग करते हैं और आप जानते हैं कि वहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा माइग्रेट करना पड़ता है अदर स्टेट्स में रोज़गार के लिए। तो क्या आपने कोई ऐसा स्टेप लिया जिससे बिहार में कुछ रोज़गार जनरेट हो पाए? देखिए, बिहार से हम लोग का बहुत भावनात्मक संबंध है, तो इसलिए जब हम लोग को थोड़ा-सा भी पैसा हुआ तो सबसे पहले तो वहाँ पे हम लोग एक नर्सिंग कॉलेज हम अपने बड़े भाई की मदद से खोल लिए हम लोग, जिससे कि वहाँ की बच्चियाँ जो है सो नर्सिंग कर सके। अब शायद 12वाँ या 13वाँ बैच पास कर रहा है वहाँ से और उनको जॉब लग रहा है। तो उससे 2 चीज़ हुआ कि एक तो वो पैसा कमा रही हैं और दूसरा कि उससे उनको सशक्तिकरण मिलता है, एक आत्मबल मिलता है। जब एक घर में एक वीमेन कमाने लगती है या पढ़ती है तो उससे पूरे परिवार पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो किए, उसके बाद अभी हाल-फिलहाल में बिहार सरकार का जो इनिशिएटिव था उसमें कुमुद, जो कि हमारी पत्नी भी हैं और पार्टनर भी हैं बिज़नेस में, तो उनके इनिशिएटिव पे बिहार सरकार के उस प्लान के तहत हम लोग मुजफ्फरपुर में एक सेटअप भी एस्टेब्लिश किए हैं बैक ऑफिस का। तो जहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एक छोटा-सा प्रयत्न है हम लोग की तरफ से कि वहाँ के हो सके। सो बिहार को आईटी और टेक में उतना ज़्यादा नहीं जाना जाता है। आपको लगता है कि उस स्टेट में इतना पोटेंशियल है कि वहाँ पे आईटी कंपनीज एस्टेब्लिश हो सके? देखिए, बिहार में बहुत इमेंस पोटेंशियल है, क्योंकि बिहार के लोगों को हो सकता है अंग्रेजी कमजोर हो, लेकिन मैथमेटिक्स में जो कि फाउंडेशन है सॉफ्टवेयर का, वो उसमें काफी अच्छे हैं। वो स्कूलिंग भी, वो गांव के स्कूल में भी टीचर को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है साइंस पढ़ाने का या लैब करने का, लेकिन मैथ पढ़ाने के लिए कोई ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, तो मैथ तो सबको पढ़ा ही दिया जाता है वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ बहुत पोटेंशियल है। तो अभी तक अगर बिहार ग्रो नहीं कर पाया आईटी में तो उसके पीछे उसका रीजन क्या है? बहुत से फैक्टर होते हैं किसी एरिया में किसी चीज को ग्रो करने के लिए। तो लोग बैंगलोर का एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन उनको यह हमेशा याद रखना चाहिए कि बैंगलोर में सबसे पहले डिफेंस लैब खुला है यहाँ पे भारत सरकार द्वारा।
50s 60s में, जहाँ की कंप्यूटर लगा, HAL था, CISR का लैब था, DRDO का। तो जब टेक्सास इंस्ट्रूमेंट यहाँ इंडिया में जगह ढूंढ रही थी सेटअप करने के लिए, तो बैंगलोर इसलिए चुने, इसलिए नहीं कि बैंगलोर का मौसम बहुत सुंदर था, वो तो एक साइड इफेक्ट था। मेन रीजन था कि यहाँ कंप्यूटर इंजीनियर इतने ज्यादा अवेलेबल थे डिफेंस लैब्स में, जो कि या ISC बैंगलोर था, इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज थे। तो ये सब का अवेलेबिलिटी के कारण मतलब MNCs पहले यहाँ पर खुला। और विप्रो तो प्रेम जी गुजरात से हैं, वो आके यहाँ क्यों खोले, या TCS आके चेन्नई में क्यों खोली, टाटा तो बॉम्बे में हेडक्वार्टर्ड है। तो उसका रीजन था कि मैन पावर या वीमेन पावर जो कहिए पर्सन अवेलेबल थे, जो कि कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग जानते थे या उसमें आगे बढ़ रहे थे। बिहार के साथ अनफॉर्चुनेट चीज था कि ये सब चीज अवेलेबल नहीं था। तो इसके कारण जो है कि थोड़ा बहुत झारखंड जो अभी है, साउथ बिहार में जमशेदपुर एक IT हब बन सकता था, जो बनने की कोशिश भी हुई, लेकिन बहुत से कारणों से वो आगे टेक ऑफ नहीं कर पाया। क्योंकि पहले अगर आप उस समय कंट्री लेवल पे ही लोग IT इंडिया से नहीं एसोसिएट करते थे। तो पहले अगर इंडिया को IT से एसोसिएट करना है तो कम से कम एक सेंटर को तो वर्ल्ड क्लास बनाया जाए। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फोकस था कि कम से कम बैंगलोर को वर्ल्ड स्केल पर ले आया जाए, बाद में दूसरे सिटी को देखना है। तो बैंगलोर को वो सारा सहयोग मिला सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके हर से, और ऑफ कोर्स यहाँ जो सर्टेन लीडरशिप थी स्टेट गवर्नमेंट की या इंडस्ट्रियल लोगों की लीडरशिप, वो भी बहुत बड़ा कारण था। छोटे शहरों से आने वाले यंग प्रोफेशनल्स के लिए आपका क्या सुझाव है कि अगर वो भी ऐसे आपके जैसे जर्नी पे जा करके और सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो? सबसे बड़ी चीज है कि उनको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज है। जीवन में एक समय आता है कि आप पर हर आदमी आप पर विश्वास खो देगा, आपके डियर एंड नियर वन भी, जिस समय आप फेलियर के गड्ढे में गिरे होते हैं। उस समय आपको गड्ढे से बाहर निकलने की शक्ति सिर्फ आपको अपने आत्मबल और आत्मविश्वास से आती है। तो वो सबसे बड़ी चीज है आपका अपना विश्वास कि नहीं, हम इस चीज से उबर सकते हैं। तो अगर सेकेंड टायर या थर्ड टायर सिटी से हम आ रहे हैं, तो हमें हो सकता है कि अंग्रेजी नहीं आती हो, हमें अच्छे लोगों से या बड़े लोगों के साथ उठना बैठना नहीं आता हो, बहुत सी चीजें हो सकती है, वो भीतर में खामियां भी हो सकती है। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि अपने ऊपर विश्वास रखना कि हम इस चीज को ओवरकम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और जब आदमी, सबसे बड़ा फेलियर ये नहीं कि वो कोई चीज खो देता है, सबसे बड़ा फेलियर तब है जब आप अपना आत्मबल और आत्मविश्वास खो देते हैं। तो इसलिए वो अपने आत्मबल और आत्मविश्वास को सशक्त रखना सबसे इम्पोर्टेंट काम है, उनको उस चीज पर ज्यादा वर्क करना चाहिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आपको लग रहा हो कि नहीं अब आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं, मतलब यहाँ पे मेरा एंडिंग हो गया है, मेरे बिजनेस को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, क्या अभी ऐसा ऐसा कोई मोमेंट आया है आपकी लाइफ में? वो तो कितनी बार आया है। और आप देखिए कि हम लोग 4 पार्टनर से स्टार्ट किए, और जब जब हम लोग गड्ढे में गिरे बिजनेस, तब एक पार्टनर छोड़ के चला गया। तो और फिर आगे हम लोग उस जर्नी को किए। तो उसमें है कि वही आत्मबल आपका उस समय काम आता है। तो हम बोले ना कि जरूर हर आदमी के लाइफ में एक समय आता है जिस समय कि वो जो कहते हैं ना, अपना साया भी उसको छोड़ के चल देता है। तो उस समय आपको सबसे ज्यादा चीज की जरूरत है, वो है आत्मबल और आत्मविश्वास। आप अपने इस सक्सेस का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? देखिए, सक्सेस जो है एक आदमी का नहीं होता है, उसमें सारे लोगों का सहयोग है। और सबसे बड़ा तो हमारे लिए मेरी शादी के बाद तो वो कुमुद सिर्फ हमारा लाइफ पार्टनर ही नहीं रही है, बिजनेस की भी पार्टनर रही है। तो अगर आदमी वाइज क्रेडिट देना है तो कुमुद को ही क्रेडिट जाएगा। और सरकमस्टांसेस तो बहुत सारे चीज हो जाते हैं, लेकिन ये 1% अगर देखा जाए तो कुमुद। कभी ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट आता है आपके और मैम के बीच में कि बिजनेस को लेकर के और पर्सनल लाइफ को लेकर के? बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है आपको, ग्रोथ जो है, विकास, कॉन्फ्लिक्ट का ही दूसरा पहलू विकास है। अगर समझिए कि आपको मैं बोलूं कि आप क ख ग लिखिए, आप कभी गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है, और उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन जो चीज अगर मान लीजिए
कल ऐसी चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करें जो ना आप ठीक से जानते हैं ना हम ठीक से जानते हैं, जी तो हमेशा उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा। लेकिन उसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण दो अलग अलग पर्सपेक्टिव या परिप्रेक्ष्य मिलेगा, तभी आगे डेवलपमेंट होता है। जी तो जो लोग कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं वो विकास को अवॉइड करते हैं। तो इसीलिए जो दिन रात कॉन्फ्लिक्ट में ही विकास होता है। जी तो हाँ, उसमें है कि आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और कैसे हैंडल करते हैं। तो इवन पेरेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इसलिए आता है कि उनको बच्चे के प्रति कमिटमेंट है। जी अगर बच्चे के प्रति कमिटमेंट नहीं रहे तो कोई आप जो बोलिएगा हम हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे। जी तो कोई आदमी का अगर आपके किसी चीज में कमिटमेंट नहीं है तो हमेशा हाँ में हाँ मिलाएगा, जी क्योंकि उस मेरे बाप का क्या जाता है या मेरा क्या जाता है। जी लेकिन जहां पर थिंग्स एट स्टेक है वहां तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा होती है हम लोग, लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग कॉन्फ्लिक्ट की तरह देखते हैं, डिसएग्रीमेंट की तरह देखते हैं, न कि पर्सनल लेवल पे जी। ले जाते हैं। जब आप अपने अगर आपको फिर से आपके कॉलेज टाइम में ले जाया जाए और आपको बोला है कि हाँ यही जर्नी आपको फिर से स्टार्ट करना है, तो ऐसा कौन सी गलतियां होंगी आपकी लाइफ की जो कि आप दोबारा दोहराना नहीं चाहेंगे? सबसे पहले तो जो बिजनेस में जैसे पार्टनर्स का सिलेक्शन था, तो उस समय कॉलेज से बाहर निकले, जो पार्टनर बनने आया सबको पार्टनर बना लिए। जी तो सबसे आज अगर करना होगा तो वैसे नहीं करेंगे, आए मतलब उसके बारे में बहुत सोच समझ के डिसाइड करेंगे। जी वैसे ही मतलब बहुत से डिसीजन बिजनेस के बारे में लिया, बिना सोचे समझे किसी बिजनेस में कूद गए, वो सब गलती नहीं करेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग एंड करें, सो कुछ ऐसा सजेशन जो कि आप देना चाहे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो कि अपने लाइफ में बहुत अच्छा करना चाहते हैं? तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि एंटरप्रेन्योर बनना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बनते हैं वो अच्छे नहीं हैं। आप जिस भी फील्ड में रहें, जी कुछ लोग जॉब में ही अच्छा करते हैं, कुछ लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ रिसर्चर बनना चाहते हैं, कुछ पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं। जी तो आपकी जो भी अंदर की इच्छा हो और जिस चीज में आपको मन लगे वह काम कीजिए। जी आप एंटरप्रेन्योर इसलिए नहीं बनिए कि ये कूल थिंग है या एक फैशनेबल थिंग है, जी क्योंकि इसका जो उतार चढ़ाव है वो बहुत ज्यादा है, रोलर कोस्टर की तरह। तो अगर आपके अंदर वो मन से नहीं रहेगी भावना कि हमको ये काम करना है, तो जैसे ही उतार चढ़ाव आएगा आप फ्रस्ट्रेटेड अनुभव कीजिएगा। तो जी इसलिए सबसे पहले यह सोचिए कि आपको क्या चीज करने में अच्छा लगता है, मन लगता है, और उसको कीजिए। जी और किसी भी फील्ड में हमेशा एक हर्डल रहेगा। जी तो जब मेरे जैसा एक आदमी गांव से उठ करके बिहार के, मैं जी शहर में भी नहीं रहा हूँ, जी और सीधे त्रिची होते हुए बैंगलोर पहुंच करके विदेशों से लेके भारत के अंदर इतना बिजनेस किया हूं, तो आप भी कर सकते हैं। जी तो वो आत्मबल और आत्मविश्वास सबसे पहले बनाइए। जी और अगर आत्मबल और आत्मविश्वास रहेगा तो आप जो भी काम मन से कीजिएगा वो परिपूर्ण होगा। जी। तो बिना मन के कोई काम मत कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी इंस्पायरिंग बातें शेयर करने के लिए। और हमारी शुभकामनाएं कामनाएं आपके साथ है कि आपकी बिजनेस और भी सक्सेसफुल हो। और थैंक यू इतना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा थैंक जी। जी हम थैंक भी बहुत प्लेजर रहा आपसे जी बात करना, जी और हमेशा हम अवेलेबल हैं। जी। अ, थ्रू आउट द लाइफ हमें आपका गाइडेंस चाहिए होगा, सो बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू सर। हमें भी बहुत खुशी हुई जी बातचीत करके। जी।